नेक्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था बीकॉम सेकेंड ईयर इनकम टैक्स का। फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इसमें अपनी प्रीवियस बात हुई थी एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम हमेशा कर मुक्त होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम कर मुक्त तभी होगी जब एग्रीकल्चर इनकम के लिए उस एग्रीकल्चर लैंड में कल्टीवेशन का कार्य हो, हल चले, और हल चलाने के बाद में उसमें ग्रोइंग का कार्य होना चाहिए, तो वही आय कर मुक्त होगी। आगे इसमें आया है अंशतः कृषि आय। ऐसी आय जो कृषि आय नहीं है, ऐसी आय जो कृषि आय नहीं है, और ऐसी आय जो कृषि आय नहीं है, अर्थात कुछ कार्य तो उसमें कृषि आय का होता, कृषि से संबंधित होता है, और कुछ कृषि से संबंधित नहीं होता है। तो ऐसी आय जिनके संबंध में पूर्णतः कृषि नहीं मानी जाती है, उन्हें कहते हैं अंशतः कृषि आय। जैसे पहला आता है मेरे पास में चाय से आय। अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय में 60-40 का रेशियो चलता है। ऐसे व्यक्ति जो कि चाय को उगाते हैं, चाय को सुखाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, पैक करते हैं, बेचते हैं, तो चाय के बागानों से जितनी भी इनकम होती है उसमें 60% कृषि आय मानी गई, यानी कि 60% कर मुक्त है, और शेष जो 40% जो आय है उसे व्यवसायिक आय मानी जाती है और वह कर योग्य होती है। दूसरी जो इनकम है वो आती है रबड़ के उत्पादन से आय। रबड़ में 65-35 का रेशियो चलता है। रबड़ से जो भी आय होगी उसमें 65% कृषि मानी जाती है, तथा 35% इसमें सरकारी तथा 35% इसके अंतर्गत कर योग्य आय मानी जाती है। कॉफी से आय, कॉफी में 75-25 का रेशियो चलता है। कॉफी के अंदर 75% कृषि आय मानी जाती है, तथा 25% व्यापारिक आय मानी जाती है और कर योग्य होती है। तो इस तरीके से जो अंश तक जो कृषि आय होती हैं उसमें 3 भाग हैं। 3 भागों में पहला है रबड़ से आय, कॉफी से आय और चाय से आय। अगला चैप्टर हमारे पास में आता है निवास स्थान एवं कर दायित्व। अगर हम निवास स्थान की बात करते हैं तो निवास स्थान का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति निवास के हिसाब से 3 कैटेगरी हो सकती है उसकी। या तो वह व्यक्ति निवासी व्यक्ति होगा, या असाधारण निवासी होगा, या वो अनिवासी होगा। निवासी का मतलब है कि ऐसा कोई भी व्यष्टि या व्यक्ति जो भारत में रहा हो या भारत में रहता हो। असाधारण जो कुछ समय भारत में रहा हो। अनिवासी जो भारत में नहीं रहा हो, बहुत कम समय के लिए रहा हो, वह अनिवासी होता है। तो निवास स्थिति को 3 भागों में बांटा गया है: निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। अब इसमें हम बात करते हैं आगे व्यष्टि का निवास स्थान। अगर हम व्यष्टि के निवास स्थान की बात करेंगे, यानी रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो व्यष्टि के निवास स्थिति में 3 बिंदु हैं। पहला कि ऐसा व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। जो व्यक्ति गत वर्ष के दौरान भारत में 182 दिन रहा होगा, हमें मानेंगे कि उसे निवासी होने की पहली शर्त पूरी करती है। पहली शर्त में 2 शर्तें हैं। दूसरी शर्त है कि गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहा हो, और उससे ठीक पूर्व के 4 सालों में 365 दिन कुल मिला के भारत में रहा हो। तो पहली जो शर्त है उसमें 2 शर्तें हैं। पहली, गत वर्ष के दौरान 182 दिन भारत में रहा हो, और दूसरा
गत वर्ष में 60 दिन तथा गत वर्ष से पूर्व के 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो, तो हमें मानते हैं कि उसने पहली शर्त पूरी कर दी। दूसरी शर्त है कि गत वर्ष से पहले के 10 सालों में से कम गत वर्ष के 10 सालों में से कम 2 वर्ष भारत में पूर्ण तरीके से रहा हो। मतलब जो पहली कंडीशन 182 दिन की वो उसने पूरी करी हो। तीसरी शर्त आती है कि गत वर्ष से पहले के 7 साल में कुल मिला के 730 दिन वो भारत में रहा हो। तो जो व्यक्ति इन तीनों शर्तों को पूरी करता है उसे हम निवासी कहेंगे। जो पहली शर्त पूरी करे लेकिन दूसरी तीसरी पूरी करे या नहीं करे, अर्थात जो तीनों पूरी करेगा निवासी व्यष्टि, जो पहली दूसरी पूरी करे, पहली तीसरी पूरी करे या केवल पहली पूरी करे, उसे हम असाधारण निवासी कहते हैं। मतलब पहली तो पूरी करेगा लेकिन तीनों पूरी नहीं करेगा, वो असाधारण निवासी है। तीसरा आता है अनिवासी। वह व्यक्ति जो पहली ही शर्त पूरी ना करे उसे अनिवासी कहा जाता है। इसमें एक अपवाद का नियम है। ऐसा व्यक्ति जो रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है उसके निवासी होने के लिए हमेशा 182 दिन होना आवश्यक है। दूसरा इसमें आता है हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान। हिंदू अविभाजित परिवार के लिए भी 3 स्थितियां हैं। पहली है कि अब हिंदू अविभाजित परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार का एक मुखिया होता है, सीनियर मोस्ट व्यक्ति। जैसे हम मान लेते हैं कि दादाजी हैं, तो दादाजी, उनके 2 बच्चे, उनके पोते पोती सब अगर साथ रहते हैं और जिनका कोई फैमिली व्यवसाय हो, ये आवश्यक नहीं कि फैमिली व्यवसाय हो, लेकिन वो साथ रहते हैं, उसे कहा जाता है हिंदू अविभाजित परिवार। तो ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार का जो कर्ता है, जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है, वह कर्ता भारत में रहना चाहिए। वह कर्ता अगर भारत में रहा है 182 दिन, तो हम मानेंगे कि उसने पहली शर्त पूरी कर दी। क्योंकि अगर वो भारत में रहेगा तभी उस व्यवसाय का जो मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है, जो प्रबंध एवं नियंत्रण है, वो भारत से होगा। तो पहली शर्त यह है कि हिंदू अविभाजित परिवार का जो प्रबंध और नियंत्रण है वो भारत से होना चाहिए, अर्थात कर्ता का भारत में रहना आवश्यक है। दूसरी शर्त है गत वर्ष से पहले के 10 सालों में से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। तीसरी शर्त है गत वर्ष से पहले के 7 सालों में कम 730 दिन भारत में रहा हो। जो ये तीनों शर्तों को पूरी करेगा उसे हम कहेंगे निवासी हिंदू अविभाजित परिवार। जो पहली शर्त पूरी करेगा लेकिन तीनों पूरी नहीं करेगा उसे कहेंगे असाधारण HUF। जो पहली पूरी नहीं करेगा चाहे 2 पूरी करता हो उसे हम कहेंगे असाधारण हिंदू अविभाजित परिवार। अगला मेरे पास में आता है फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान। फर्म और व्यक्तियों के समुदाय के निवास स्थान के लिए भी हिंदू अविभाजित परिवार के समान ही इसकी कैलकुलेशन की जाती है। कंपनी के लिए निवास स्थान, कंपनी में 2 स्थितियां होती हैं।
निवासी या फिर असाधारण निवासी या निवासी। जिस कंपनी का प्रबंध और नियंत्रण भारत से है वह कंपनी निवासी कंपनी कहलाएगी। जिसका प्रबंध और नियंत्रण भारत में नहीं है उसे हम कहेंगे अनिवासी कंपनी। अब आता है इसमें निवास स्थान के आधार पर कर का भार। निवास स्थान के लिए कर के भार की श्रेणियां 3 है। मतलब कर दायित्व का जो कैलकुलेशन है वो 3 कैटेगरी में होता है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। कोई भी ऐसी आय जो भारत में अर्जित की गई हो अर्थात कमाई गई हो तो उस पर प्रत्येक स्थिति में टैक्स लगेगा, चाहे वह व्यक्ति निवासी हो, असाधारण निवासी हो या निवासी हो। भारत में अर्जित आय पर तीनों श्रेणी में कर लगेगा। भारत में प्राप्त आय की स्थिति में तीनों परिस्थिति में टैक्स लगेगा। तीसरा आता है भारत में अर्जित की गई आय लेकिन आय विदेश में प्राप्त हो तो तीनों कैटेगरी में टैक्स लगेगा। विदेश में कमाई गई आय लेकिन भारत में प्राप्त हो तो भी तीनों कैटेगरी में टैक्स लगेगा। अगला आता है विदेशी आय लेकिन भारत में प्राप्त की गई हो तो भी तीनों कैटेगरी में टैक्स लगेगा। मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। भारत में प्राप्त आय, चाहे भारत में कमाई हो या विदेश में कमाई हो, अगर कोई इनकम इंडिया में प्राप्त हो रही हो, चाहे कमाई आपने कहीं भी करी हो, तो तीनों कैटेगरी में टैक्स लगेगा। अगर भारत में प्राप्त है आय, कमाई कहीं भी हो, तो तीनों कैटेगरी में टैक्स। भारत में कमाई गई आय लेकिन प्राप्त अब कहीं भी करो, भारत में या भारत के बाहर, लेकिन भारत में कमाई है आपने, तो भी तीनों कैटेगरी में टैक्स लगेगा। तीसरा आता है कोई भी विदेशी आय जो भारत में प्राप्त की गई हो, तीनों कैटेगरी में टैक्स लगेगा। भारत में नियंत्रित व्यापार से आय, ऐसा व्यापार जिसका प्रबंध और नियंत्रण भारत से हो और विदेश का स्थित हो विदेश में। व्यापार विदेश में लेकिन उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल अगर भारत से है तो 2 कैटेगरी में टैक्स लगेगा, निवासी की कैटेगरी में और असाधारण निवासी की कैटेगरी में। अन्य कोई भी आय जो विदेशी आय है, अन्य कोई भी विदेशी आय हो तो उस पर केवल एक कैटेगरी में टैक्स लगेगा, निवासी की स्थिति में। ऐसी आय जो गत वर्ष से पूर्व की है उसे इस वित्त अधिनियम में आप नहीं पढ़ेंगे। उसमें केवल तीनों कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि गत वर्ष से पूर्व के लिए आपको पुराने वित्त अधिनियम को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कर दायित्व की गणना होती है निवास स्थिति के आधार पर, उसमें हमेशा 5 कैटेगरी है। पहला, वापस रिवाइज करते हैं। पहला, भारत में प्राप्त आय, कमाई कहीं भी हो, तीनों कैटेगरी में टैक्स। भारत में अर्जित आय, प्राप्त कहीं भी करो, तीनों कैटेगरी में टैक्स। विदेशी आय लेकिन भारत में प्राप्त की गई हो, तीनों कैटेगरी में टैक्स।
विदेशी व्यापार लेकिन प्रबंध नियंत्रण भारत से 2 कैटेगरी में टैक्स, और अन्य आय विदेशी आय केवल 1 कैटेगरी में टैक्स। और गत वर्ष से पूर्व की आय हो तो कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। धन्यवाद।